तमिलनाडु में ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तमिलनाडु में कई रोड शो और रैलियां करने जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में अभी भी बहुत कमी रह गई है? इस पर बात करेंगे। तो लगातार हम जो आज पोल पंच आपके सामने ला रहे हैं ये तमिलनाडु पर होगा, और इस पर आज हम आपको तमिलनाडु में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है होने जा रही है उसे लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पोल पंच। हमारे साथ रोजाना की तरह हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। आज सर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जाने वाले हैं और 4 रोड शो और रैलियां करेंगे। इस बार 4 उनके दौरे जो हैं तमिलनाडु के बहुत महत्वपूर्ण हैं। और तमिलनाडु की सियासत में हमने देखा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार तमिलनाडु में फोकस कर रही है, तो क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का? धन्यवाद नरेश जी। तमिलनाडु की राजनीति जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय चैलेंज का विषय बन चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो असेंबली इलेक्शन हुए और उसके पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 5% तक वोट हासिल किया। उसके बाद असेंबली इलेक्शन में इनका वोटिंग परसेंटेज कम हो गया जी। तो वो एक चैलेंज है। इसीलिए इन्होंने जो, और अभी रिसेंटली जो है AIADMK जिसके साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, इनका अलायंस था, वो टूटा। तो उसके बाद से इन्होंने अपने को रीस्ट्रेटजाइज किया। रीस्ट्रेटजाइज करने में इन्होंने कुछ वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, घटक, उनके साथ अलायंस किया। और वहाँ की जो स्टेट चीफ हैं K. अन्नामलाई, यंग और डायनेमिक लीडर उनको इस समय माना जा रहा है वहाँ की तमिलनाडु की राजनीति में। तो उनके जोश के साथ में उन्होंने तकरीबन 7 महीने की यात्रा की और बीजेपी के काडर्स को कई जगहों पर जो पूरे प्रदेश में री एनर्जाइज करने की कोशिश की है। उसी क्रम में आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो 4 दिवसीय 9, 10, 13 और 14, इस बीच में आपको बता दूं ये 9, 10 में वो 2 जगह पर जाएंगे। वेल्लोर, चेन्नई साउथ में 9 तारीख को रहेंगे जी। और 10 अप्रैल को नीलगिरी में रहेंगे, एक वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और उसके बाद 10 अप्रैल को जो है नीलगिरी और कोयम्बटूर में रहेंगे जी। और उसके बाद 13 में जो पेरम्बदूर एक जगह है, और 14 में जो है वहाँ की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है विरुद्धनगर जी। तो इस तरह से इन्होंने अपने प्रोग्राम को डिवाइड करके जो है पूरे, और ये चारों जो सीटें हैं सर, चारों जगह जो है द्रविड़गढ़ माना जाता है जी। और यहाँ पर क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री की कोशिश जो है वो द्रविड़गढ़ पर इस बार सेंध लगाने की है। खास तौर पर DMK का वोट बैंक जो है उस पर सेंध लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। कितना सर ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि तमिलनाडु की राजनीति जो है थोड़ा उत्तर भारत से अलग है और वो द्रविड़ पॉलिटिक्स कही ही जाती है, वो द्रविड़ लैंड है ही जी। तो द्रविड़ लैंड में 39 लोकसभा सीट्स हैं जी। और उसमें जो है पिछली बार जो है तकरीबन एक सीट जो है AIADMK जीत पाई थी जी। उसके बाद पूरी तरह से 39 में से 38 सीट को जो है DMK ने अलायंस बना के कांग्रेस के साथ में स्वीप किया था। कांग्रेस ने भी 8 सीट जीती थी। तो उसमें जो है उस अलायंस की काट करने के लिए जो बीजेपी ने जो है कुछ AIADMK के लीडर्स को तोड़ा है और वहाँ की जो तमिल मानिला कांग्रेस थी उसके जो इस समय नेता हैं GK वासन, उनको लिया है। और जो रामदास की पार्टी है जी, उनको लिया है अपने साथ में। उसके अलावा MDMK और कुछ जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनको अपने साथ में मिलाया है। लेकिन आपको बता दूं जो पहला 9 तारीख को और 10 तारीख की जो उनकी रैली है वेल्लोर में, वेल्लोर एक जगह है जहां पर जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि वो पूरा का पूरा जो है अर्बन और रूरल जो वोटर्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो जबरदस्त, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वहाँ जबरदस्त है। वहाँ पर इन्होंने बीजेपी ने एक वहाँ के इम्पोर्टेंट नेता हैं AC शानमुगम जी। AC शानमुगम जो पहले AIADMK से वहाँ MP रह चुके हैं, असेंबली में भी रह चुके हैं, वेटरन लीडर हैं। 2019 में हारे हैं लेकिन 2014 में उन्होंने जो है इस सीट पे जीता था, MP रहे हैं वहाँ पर, तो उनको खड़ा किया है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सीट हो जाती है जहाँ से बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जो शानमुगम साहब का जो वेटरन लीडर है उनका वोट बैंक कैप्चर करेंगे, प्लस जो बीजेपी के साथ सेंटीमेंट्स है उसको कैपिटलाइज करेंगे। और उसी क्रम में चेन्नई साउथ इस समय चर्चा का विषय है। चेन्नई साउथ से उन्होंने जो है तेलंगाना की जो गवर्नर थी सौंदर्य राजन, तमिल साई सौंदर्य राजन, उनको रिजाइन करवा के उनको चुनाव में लड़ाया जा रहा है। वो पेशे से गवर्नर बनने के पहले बीजेपी की काडर, मतलब डेडिकेटेड काडर हैं, और उन्होंने जो है वो
शुरुआती दौर में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी रही। डॉक्टर तमिल साई सौंदर्यराजन उनका नाम है। उनके पिताजी वेटरन कांग्रेस लीडर हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे वहाँ पर। तो उस परिवार से आती तो उनके पास एक पॉलिटिकल लिगेसी है, उनका एक पर्सनल जो काम करने का अनुभव है वहाँ पर, ऊपर से उनकी जो बड़ी छवि बनी तमिलनाडु नहीं तेलंगाना के गवर्नर रहते हुए, उन्होंने काफ़ी अपने को कुछ उनके जो एक्शन से काफ़ी चर्चित भी रही। और उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि गवर्नर रहते हुए वो तमिलनाडु आती रही, तो लोग कहते थे कि तमिलनाडु के अफेयर्स में वो इंटरफियर कर रही हैं। तो ये 2 सीट 9-10 को है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वो जो 13 को जो है 9-10 में ही जो है एक नीलगिरी सीट है जो अप्रैल 10 को वो उनका रोड शो होगा। तो नीलगिरी शेड्यूल कास्ट सीट है। नीलगिरी सीट पे भी एक महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता है जो इस समय केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में भी हैं, MOS मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट में। उनका नाम है उनका नाम जो है डॉक्टर एल मुरुगन। एल मुरुगन जो है एक तरह से वहाँ के पॉपुलर लीडर भी हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर ए राजा को। ए राजा का नाम सब लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। ए राजा जो है अपने कुछ उनके साथ में चीज़ें जुड़ी हुई हैं राजनीति में, जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चित है। DMK के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने 2019 में जीता था। उसके पहले वो सीट जो थी वो देखा जाए तो AIADMK के पास में थी, लेकिन इस बार जो है 2019 के चुनाव में उन्होंने AIADMK को शिकस्त दी और वहाँ से जीते थे। तो उनको चैलेंज कर रहे हैं और ये मिनिस्टर भी है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये सीट भी माना जा रहा है कि बीजेपी इस पे भी उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तमिलनाडु के ही किसी टीवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया था। अक्सर प्रधानमंत्री जी को हमने देखा होगा कि वो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं इस प्रकार छोटे छोटे चैनलों को, लेकिन इस बार तमिलनाडु को फोकस करने के लिए उन्होंने एक वहाँ के टीवी चैनलों को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और दूसरी बात सर, हमने देखा कि तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ हैं उन्होंने RTI करके जो खुलासा किया है पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा का विषय बना। उस पर लोगों ने कुछ कहा कि ये तो देश के खिलाफ बहुत बड़ा कदम हुआ था, बहुत बड़ा राजनीति उस पर ही बहुत इतिहास खंगाला गया। इसका क्या कितना असर मिलेगा? देखिए जो ये RTI जो वहाँ के अन्नामलाई हैं बीजेपी स्टेट चीफ, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक लीडर हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनको बीजेपी ने कोयम्बटूर से खड़ा किया है। कोयम्बटूर से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उन्होंने जो अभी आप जिक्र किया, तो वहाँ पर जो इस कच्चा तीवी इशू को लेकर जो है देखा जाए तो उन्होंने 2 तरीके से तमिलनाडु में जो है कांग्रेस को पर्टिकुलरली हिट करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ डोमिनेट करती रही शुरुआती दौर में। उसके बाद द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई, जब DMK पॉलिटिक्स, तो जो द्रविड़ खजगम पॉलिटिक्स में जो 60s के बाद से द्रविड़ पॉलिटिक्स में जो है कांग्रेस सिमटती गई, लेकिन फिलहाल वो शासन में है। तो उस जो तमिल वोट को अपनी तरफ करने के लिए जो बीजेपी की एक तरह से देखा जाए, बीजेपी शुरू से नेहरू को और इंदिरा गांधी को टारगेट करती रही, तो उनकी विदेश नीति की फेलियर को दर्शाते हुए किस तरह से उस श्रीलंका के संबंधों के साथ फेल हुई उसको दर्शाते हुए इन्होंने जो है हिट करने की कोशिश की है। अब इससे तमिल वोट बैंक कितना प्रभावित होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर है, तमिलनाडु और कच्चातीव के बीच में वो जो मामला है वो तमिल मछुआरों को लेकर है। हर साल होता है कि इतने मछुआरे जो है श्रीलंका की सरकार से छुड़ाए गए, तो ये एक सेंसिटिव इशू भी है। तो इस सेंसिटिव इशू को उठाते हुए अगर बीजेपी ने ये हमला किया है तो इसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो चुनाव में दिखाई पड़ेगा। रणनीति जो है बीजेपी ने पहले बना के रखी है और ठीक चुनाव में ये RTI लगा के ये खुलासा सर हुआ है। तो एक तरीके से हम देखें तो हालांकि तमिलनाडु में इसका असर पड़े ना पड़े, लेकिन देश में इसका असर जरूर पड़ेगा सर। हमने देखा है कि देशभक्ति के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनावी हवा पलट दी है, हमने पिछले चुनाव में। तो ये सेंटीमेंट कितना कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि तमिल पॉलिटिक्स में जो है, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, वो जो द्रविडियंस पॉलिटिक्स, जो द्रविड़ एरिया कहा जाता है, तो उस पॉलिटिक्स में जो अभी उत्तर भारत की जो ये सेंटीमेंट्स, उत्तर भारत के तरीके की जो राजनीतिक लड़ाई अभी कारगर सिद्ध नहीं हुई। नहीं तो इन लोगों का जो है जो 2021 में जो असेंबली इलेक्शन था, इस असेंबली इलेक्शन में इनके वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होता, 5% से जो वो 3%, 3.9% के करीब आ गया। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये सेंटीमेंट उतना कारगर सिद्ध होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से देख रहे हैं ना हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बने हुए हैं, साउथ की ओर दक्षिण भारत के राज्यों में लगे हैं, खास तौर पर तमिलनाडु और तेलंगाना में वो बहुत रैलियां कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो
भारत के और जगहों पर, उत्तर भारत के और स्टेटों में वो रैलियां कर रहे हैं। तो खास तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो तमिल हिंदी सम्मेलन करवाते हैं, लगातार तमिलनाडु को लेकर बातचीत करते हैं, तो उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है, ये मुझे लगता है कि आज की प्लानिंग नहीं है। ये राम मंदिर के सेंटीमेंट को भी जोड़ा है मदुरई के साथ में। जैसे आप देखेंगे कि साउथ इंडिया की जो सीट है, मैंने कहा कि इसके बाद वाला जो आप चैप्टर लेंगे कि 13 और 14, तो 13 तारीख को पेरम्बलूर एक जगह है जहां पर उनकी रोड शो होगा। वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां इन्होंने जो है वहां एक सीजेबल पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। तो जो वहाँ की तमिल परंपरागत वोट बैंक है उसमें सेंध मारी, प्लस क्रिश्चियंस को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये सीएए का इशू था उसमें उन लोगों ने कहा कि बाहर के जो नेबरिंग नेशंस है उसके जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है तो उसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, शामिल किया गया है। तो वहाँ का कुछ परसेंट क्रिश्चियन वोट बैंक को भी ये लोग ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब संदर्भ में देखा जाए तो ये लोग कॉन्फिडेंट दिख तो रहे हैं, लेकिन ये कितना कारगर होगा इस सेंटीमेंट्स को जमीनी उस पर उतार के वोट बैंक में कन्वर्ट करवा पाना कितना आसान हो पाएगा, ये तो सब चुनाव के बाद होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है उसे अपने अगर 400 पार के नारे को सिद्ध करना है तो उसके लिए तमिलनाडु बहुत तो उसके लिए तमिलनाडु में खाता खोलना, वहाँ तकरीबन 5 सीट जीतना, ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर 5 सीट जीतती तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी सर, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर दक्षिण भारत के जो राज्यों में 131 सीट है, जो कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और उसके बाद केरला है, ये सब जो और दो जो यूनियन टेरिटरीज है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये मिला के 131 सीट बनती है। तो इसमें से जो इन लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम सीट जो है केरल में जो डबल डिजिट की बात हो रही है, तमिलनाडु में खाता खोलने की बात हो रही है, और आंध्रा में उन्होंने इसीलिए अलायंस किया है कि आंध्रा में पिछली बार एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, तो वहाँ का जो टारगेट है अलायंस पार्टनर के साथ में, और तेलंगाना में, कर्नाटक में इन्होंने मैक्सिमम सीट जीत ली है। तो इस तरह से उन सब भरपाई को, मतलब ऊपर से अगर उत्तर भारत में सैचुरेशन हो गया है कुछ स्टेट्स में, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से भरपाई बहुत जरूरी है। अगर 2-4 सीट कहीं से बीजेपी को कम भी मिलते हैं तो वो दक्षिण भारत से उस सीट को कवर कर सकती है। और साथ में अगर यहाँ से सीटें जीत गई, वहां से भी जीत गई, तो 400 पार का नारा सर, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो सकती है। ऐसा अभी फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है कि ये चीजें हो भी सकती हैं। अभी दिस इज टू अर्ली टू से, लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिस तरह का उनकी अपनी एनालिसिस है, जो सभी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव की तैयारी करती हैं, तो अपना लोकल लेवल पे सर्वे और प्रोफेशनल एजेंसीज के साथ सर्वे, तो बहुत सारे कई लेयर्स पे सर्वे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का डिसीजन, और फिर उसी के अनुसार जो अलायंसेज, कास्ट फैक्टर हो, ऐसा नहीं कि कास्ट फैक्टर दक्षिण भारत में नहीं चलता है, वहाँ भी है, वहाँ भी चलता है। उन सब फैक्टर्स को टेकन टुगेदर उसी तरह की स्ट्रेटेजी बनती है, और अगर उनका एम्फेसिस वहाँ पे है तो वो लोग कुछ न कुछ कारण है जिसकी वजह से। अब आखिरी बात ये करते हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने की, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या इस चुनाव में भी नजर आएगा, खासतौर पर तमिलनाडु में? तमिलनाडु में तो देखिए, देखा जाए तो पिछली बार भी वो लोग डीएमके लेड अलायंस के पार्ट हैं, तो डीएमके लेड अलायंस में जो बिगर रोल तो डीएमके का है। डीएमके के साथ में जैसे उन्हें पिछली बार 8 सीट मिली थी, इस बार उन लोगों को फिर से जो है 9 सीट प्लस 1 पुडुचेरी, 10 सीट उन्हें अलॉट की गई है। और जिस तरह से फुल प्रूफ अरेंजमेंट है इन लोगों ने किया हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर वहाँ की दलित जो डोमिनेटेड पार्टी है उसको टिकट दिया है, तो जो अलायंस बना है इन लोगों ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि उन लोगों का भी एक तरह से दृढ़ निश्चय है कि 39 में से जिस तरह से रिटेन किया था पिछली बार उन लोगों ने 38 सीट्स, तो उसको बनाए रखा जाए। तो ऐसा नहीं है, लड़ाई बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त लड़ाई है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डीएमके के गढ़ में सिंध लगाने की कोशिश में रवाना होंगे, और 4 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाएंगे, वहां पर रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, और ये कितना इसके बाद क्या समीकरण तमिलनाडु का बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार हम साउथ यानी दक्षिण भारत की खबरों को और वहां की राजनीति को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस संदर्भ में एक बात मैं आपको बताऊंगा, आज वायनाड में जो है राहुल गांधी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर है सर। ये आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत सी तस्वीर दिखी आज भाई बहन की, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। एक जिस तरह से वो आपस में, जिस तरह से उन लोगों का सामंजस्य दिखता है, आपस का प्रेम दिखता है, बहुत अच्छी तस्वीर दिखती है टीवी के ऊपर। और वो जब फाइल कर रहे थे नॉमिनेशन तो भी बहुत रोचक था, लेकिन वो कितना
ज़्यादातर उम्मीद है कि वो जीतेंगे। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक बात ये है कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में जो चिंक्स यानी जो कमज़ोर होता है इंडिया ब्लॉक इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर वो लोग समझौता नहीं कर पाए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ में, और उनके खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट इस बार खड़ा है, सीपीआई का जो है डी राजा की पत्नी एनी राजा जो खड़ी हैं, तो इतना आसान नहीं है। उसी में सेंधमारी की है जो बीजेपी ने। मैं यहाँ महत्वपूर्ण रेफरेंस देना चाहूँगा। बीजेपी स्टेट यूनिट जो केरला के हैं वो के सुरेंद्रन, बीजेपी ने उनको लड़ाया। वो 2020 से बीजेपी की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, और बीजेपी की कोशिश है कि जो केरल की जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है, लेफ्ट लेड फ्रंट एंड जो यूडीएफ कांग्रेस लेड यूडीएफ फ्रंट, दोनों के बीच में जो है इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, क्योंकि उनका 15% वोट बैंक जो है बन चुका है। तो इस जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश बीजेपी वहां भी कर रही है। कितना कामयाब होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। बिल्कुल। तो अब जो चुनाव लगातार लोकसभा चुनाव जिसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तो चुनाव का जो समीकरण है वो भी उलझता जा रहा है हर जगह पर। हम लोग लगातार तमिलनाडु की बात कर रहे थे, हम लोग केरल की बात की। लगातार इसी प्रकार से हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं और जो तमाम समीकरण बन रहे हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। आप रोजाना हमारे शो के साथ जुड़े रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।